मन की बात के इस स्पेशल कार्यक्रम में आज अमेरिका के राष्ट्रपति श्रीमान बराक ओबामा जी हमारे साथ हैं। पिछले कुछ महीनों से मन की बात मैं आपसे करता आया हूं, लेकिन आज देश के भिन्न भिन्न कोने से बहुत से लोगों ने सवाल पूछे हैं, लेकिन ज़्यादातर सवाल राजनीति से संबंधित है, विदेश नीति से संबंधित है, आर्थिक नीति से संबंधित है, लेकिन कुछ सवाल वो हैं जो दिल को छूने वाले हैं। और मैं मानता हूं कि आज हमें उन सवालों को स्पर्श करने से हम देश के कोने कोने में एक सामान्य मानवीय तक पहुंच पाएंगे। और इसलिए जो पत्रकार वार्ताओं में उठाए जाने वाले सवाल हैं या जो मीटिंगों में चर्चा में आने वाले सवाल हैं, उसके बजाय जो दिल से निकलने वाली बातें हैं उसको अगर हम दोहराते हैं, उसको अगर गुनगुनाते हैं तो एक नई ऊर्जा मिलती है। और उस अर्थ में मैं समझता हूं कि ये सवाल मेरे दृष्टि से ज़्यादा अहम रखते हैं। आप लोगों को मालूम है, कुछ लोगों के मन में सवाल उठता है, बराक का अर्थ क्या है? तो मैं जरा ढूंढ रहा था कि बराक का अर्थ क्या है। तो स्वाहिली भाषा, जो कि अफ्रीकन कंट्रीज में प्रचलित है, स्वाहिली भाषा में बराक का मतलब है वह जिसे आशीर्वाद प्राप्त है, वन हु इज ब्लेस्ड। मैं समझता हूं ये अपने आप में बराक के नाम के साथ एक बहुत बड़ा तोहफा भी उनके परिवार ने उनको दिया है। अफ्रीकन कंट्रीज उबंतु के प्राचीन विचार का अनुकरण करती आई है। यह विचार मानवता में एकजुटता का विचार है। और वो कहते हैं, आई एम बिकॉज वी आर। मैं हूं क्योंकि हम हैं। मैं समझता हूं सदियों का भी अंतर है, सीमाओं का भी अंतर है, उसके बावजूद भी वही भाव जो भारत में हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वही भाव दूर सुदूर अफ्रीका के जंगलों से भी उठते हैं। तो ये कितनी बड़ी विरासत हम मानव जात के पास हैं जो हमें जोड़ती है। जब हम महात्मा गांधी की चर्चा करते हैं तो हमें हेनरी थोरू की बात याद आती है, जिनसे महात्मा गांधी डिसोबीडियंस सीखे थे। और जब हम मार्टिन लूथर किंग की बात करते हैं या ओबामा की बात करते हैं तो उनके मुंह से भी महात्मा गांधी का आदरपूर्वक उल्लेख सुनने को मिलता है। यही बातें हैं जो विश्व को जोड़ती हैं। आज बराक ओबामा हमारे साथ हैं। मैं पहले उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ हमें बताएं। बाद में जो सवाल आए हैं, वो सवाल जो मेरे लिए सवाल आए हैं उसका जवाब मैं दूंगा। जो बराक के लिए सवाल आए हैं उनका जवाब बराक देंगे। तो मैं आई रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट बराक ओबामा to say a few words. Namaste. Thank you, Prime Minister Modi, for your kind words and for the incredible hospitality you've shown me and my wife Michelle on this visit. And let me say to the people of India how honored I am to be the first American president to join you for Republic Day. I'm told this is also the first ever radio address by an Indian Prime Minister and an American president together, so we're making a lot of history in a short time. To the people of India, listening all across this great nation, it's wonderful to be able to speak to you directly. We just came from discussions in which we affirmed that India and the United States are natural partners because we have so much in common. We're two great democracies, two innovative economies, two diverse societies dedicated to empowering individuals. We are linked together by millions of proud Indian Americans who still have family and carry on traditions from India. And I want to say to the Prime Minister how much I appreciate your strong personal commitment to strengthening the relationship between these two countries.
People are very excited in the United States about the energy that Prime Minister Modi is bringing to efforts in this country to reduce extreme poverty and lift people up, to empower women, to provide access to electricity and clean energy, and invest in infrastructure and the education system. And on all these issues, we want to be partners because many of the efforts that I am promoting inside the United States to make sure that young people get the best education possible, to make sure that ordinary people are properly compensated for their labor and paid fair wages and have job security and health care. These are the same kinds of issues that Prime Minister Modi, I know, cares so deeply about here. And I think there's a common theme in these issues. It gives us a chance to reaffirm what Gandhiji reminded us should be a central aim of our lives, and that is we should endeavor to see God through service of humanity, because God is in everyone. So these shared values, these convictions, are a large part of why I'm so committed to this relationship. I believe that if the United States and India join together on the world stage around these values, then not only will our peoples be better off, but I think the world will be more prosperous and more peaceful and more secure for the future. So thank you so much, Mr. Prime Minister, for giving me this opportunity to be with you here today. Barak, the first question comes from Raj from Mumbai. उनका सवाल है, अपनी बेटियों के लिए आपके स्नेह के बारे में सारी दुनिया जानती है। अपनी बेटियों को आप भारत के बारे में अपने अनुभव कैसे बताएंगे? क्या आप उनके लिए कोई खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं? Well, first of all, they very much wanted to come. They are fascinated by India. Unfortunately, each time that I've taken a trip here, they had school and they couldn't leave school. And in fact, Malia my older daughter had exams just recently. So they are fascinated by the culture and the history of India, in part because of my influence, I think. They are deeply moved by India's movement to independence and the role that Gandhi played in not only the nonviolent strategies here in India, but how those ended up influencing the nonviolent civil rights movement in the United States. So when I go back, I'm going to tell them that India is as magnificent as they imagined, and I am quite sure they're going to have to that they're going to insist that I bring them back the next time I visit. It may not be during my presidency, but afterwards they'll definitely want to come and visit. And I will definitely do some shopping for them, although I can't go to the stores myself, so I have to have my team do the shopping for me. And I'll get some advice from Michelle because she probably has a better sense of what they would like. बराक ने कहा कि वो बेटियों को लेकर आएंगे। मेरा आपको निमंत्रण है, राष्ट्रपति के कार्यकाल में भी आएं या राष्ट्रपति कार्यकाल के बाद आएं, भारत आपका और आपकी बेटियों का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। मुझे एक सवाल पुणे से सानिका दीवान जी ने पूछा है, महाराष्ट्र पुणे से। उन्होंने मुझे पूछा है कि आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन शुरू किया है, क्या उसमें भी आपने अमेरिका के प्रेसिडेंट ओबामा की मदद मांगी है क्या? सानिका, आपने अच्छा सवाल पूछा है। भारत में सेक्स रेशियो के कारण एक बहुत बड़ी चिंता सता रही है। 1000 लड़कों के सामने लड़कियों की संख्या कम है और उसका मूल कारण लड़के और लड़की के प्रति देखने का हमारा जो रवैया है वो दोषपूर्ण है। प्रेसिडेंट ओबामा से मैं मदद मांगू या न मांगू, उनका जीवन ही अपने आप में एक प्रेरणा है। जिस प्रकार से वो अपनी 2 बेटियों का लालन पालन करते हैं, जिस प्रकार से अपनी 2 बेटियों के लिए वो गर्व करते हैं, हमारे देश में भी कई जगह पे जब हमें कई लोगों से मिलना होता है
तो परिवार में उनको कोई बेटा नहीं होता है, सिर्फ बेटियां होती हैं और इतने गौरव से बेटियों को बड़ी करते हैं, इतना गौरव देते हैं, वही सबसे बड़ी प्रेरणा है। मैं समझता हूं ये प्रेरणा ही हमारी ताकत है। और आपने सवाल पूछा है तो मैं कहना चाहूंगा कि बेटी बचाना, बेटी पढ़ाना ये हमारा सामाजिक कर्तव्य है, सांस्कृतिक कर्तव्य है, मानवीय जिम्मेवारी है, इसको हमने निभाना चाहिए। बराक, आपके लिए एक क्वेश्चन है। द सेकंड क्वेश्चन फॉर प्रेसिडेंट ओबामा कम्स थ्रू ईमेल। डॉक्टर कमलेश उपाध्याय, ए डॉक्टर बेस्ड इन अहमदाबाद, गुजरात। आपकी पत्नी मोटापे और डायबिटीज जैसी स्वास्थ्य की आधुनिक चुनौतियों से निपटने की दिशा में व्यापक सामाजिक कार्य कर रही है। भारत में भी ये चुनौतियां तेजी से बढ़ रही है। क्या आप और फर्स्ट लेडी, आपका कार्यकाल राष्ट्रपति के नाते समाप्त होने के बाद इन चुनौतियों को निपटने के कार्य के लिए भारत आएंगे, जैसे बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स भारत में स्वच्छता को लेकर के काम कर रहे हैं, आप भी डायबिटीज और मोटापेपन के लिए काम करेंगे क्या? Well, we very much look forward to partnering with organizations and the government and non-governmental organizations here in India around broader public health issues, including the issue of obesity. I'm very proud of the work that Michelle has done on this issue. We're seeing a worldwide epidemic of obesity, in many cases starting at a very young age. Part of it has to do with the increase in processed foods, not naturally prepared. Part of it is the lack of activity for too many children. And once they're on this path, it can lead to a lifetime of health challenges. And so this is an issue that we'd like to work on internationally, including here in India, and it is part of a broader set of issues around global health that we need to address. The Prime Minister and I have discussed, for example, how we can do a better job in dealing with issues like pandemic and making sure that we have good alert systems so that if a disease like Ebola or a deadly flu virus or polio appears, that it's detected quickly and then treated quickly so that it doesn't spread. And you know, the public health infrastructure around the world needs to be improved. I think the Prime Minister is doing a great job in focusing on these issues here in India. And India has a lot to teach many other countries who may not be advancing as rapidly in improving this public health sector. But it has an impact on everything, because if children are sick, they can't concentrate in school, and they fall behind. It has a huge economic impact on the countries involved. And so we think that there's a lot of progress to be made here, and I'm very excited about the possibilities of continuing this work even after I leave office. मुझे एक सवाल श्रीमान अर्जुन ने पूछा है, और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। उन्होंने पूछा है कि मैंने व्हाइट हाउस के बाहर एक पर्यटक के रूप में आपकी एक पुरानी फोटो देखी है, जब आप बीते दिनों सितंबर में वहां गए, तो कौन सी बात आपके दिल को छू गई? ये बात सही है कि मैं जब पहली बार अमेरिका गया था तो व्हाइट हाउस जाना तो हमारे नसीब में नहीं था। तो व्हाइट हाउस से दूर एक लोहे की बहुत बड़ी जाली लगी हुई है, तो अब जाली के बाहर खड़े रह करके फोटो निकाली थी, पीछे व्हाइट हाउस दिखता है, और अब प्रधानमंत्री बन गए तो वो फोटो भी पॉपुलर हो गई। लेकिन तब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे भी कभी जिंदगी में व्हाइट हाउस में जाने का अवसर आएगा। लेकिन जब मैं व्हाइट हाउस गया, एक बात ने मेरे दिल को छू लिया, और मैं ये कभी भूल नहीं सकता हूं। बराक ने मुझे किताब दी। वे किताब काफी मेहनत करके खोज करके लाए थे, और
1894 में वो किताब प्रसिद्ध हुई थी। स्वामी विवेकानंद जो मेरे जीवन की प्रेरणा है, वे शिकागो गए थे, वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में गए थे और वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में जो भाषण हुए थे उसका वो कंपाइलेशन था। वो किताब खोज करके मेरे लिए लाए थे, यानी वो घटना मेरे लिए दिल को छूने वाली थी। लेकिन उतना ही नहीं, उन्होंने वो किताब के पन्ने खोल खोल करके क्या क्या उसमें लिखा है वो मुझे दिखाया। मतलब कि वो पूरी किताब देख चुके थे और इस गर्व के साथ मुझे कहा कि मैं उस शिकागो से आता हूं जहां स्वामी विवेकानंद आए थे। ये बातें मेरे मन को बहुत छू गई थी और मैं जीवन भर ये मैं अपनी विरासत मानता हूं। तो कभी व्हाइट हाउस के से दूर कहीं खड़े रह करके फोटो निकालना और फिर कभी व्हाइट हाउस में जाकर के जिनके प्रति मेरी श्रद्धा रही है उनके जीवन की किताब प्राप्त करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि दिल को कितना स्पर्श कर गया होगा। बराक, आपके लिए एक क्वेश्चन है। हिमानी फ्रॉम लुधियाना, पंजाब। Question is for you. Well, the question is, did you both imagine you would reach the positions that you've reached today? And it's interesting, Mr. Prime Minister, you talking about the first time you visited the White House and being outside that iron fence. The same is true for me. When I first went to the White House, I stood outside that same fence and looked in, and I certainly did not imagine that I would ever be visiting there, much less living there. I think both of us have been blessed with extraordinary opportunity, coming from relatively humble beginnings. And when I think about what's best in America and what's best in India, the notion that a tea seller or somebody who was born to a single mother like me could end up leading our countries is an extraordinary example of the opportunities that exist within our countries. Now, I think part of what motivates both you and I is the belief that there are millions of children out there who have the same potential but may not have the same education, may not be getting exposed to opportunities in the same way. And so part of our job, part of government's job, is that young people who have talent and who have drive and are willing to work for it are able to succeed. And that's why emphasizing school, higher education, making sure that children are healthy, and making sure those opportunities are available to children of all backgrounds, girls and boys, people of all religious faiths and all races in the United States, is so important, because you never know who might be the next Prime Minister of India or who might be the next President of the United States. They might not always look the part right off the bat, and they might just surprise you if you give them a chance. Thank you, Barak. ये सवाल हिमानी लुधियाना पंजाब से मुझे भी पूछा है कि क्या आपने कभी इस पद पर पहुंचेंगे, इसकी कल्पना की थी? जी नहीं, कभी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि मैं तो जैसे बराक ने बताया बहुत ही सामान्य परिवार से आता हूं। लेकिन मैं बहुत लंबे अरसे से सबको ये कहता आया हूं कि कुछ भी बनने के सपने कभी मत देखो। अगर सपने देखने हैं तो कुछ करने के देखो। जब कुछ करते हैं तो संतोष भी मिलता है और नया करने की प्रेरणा भी मिलती है। सिर्फ बनने के सपने देखते हैं और नहीं बन पाते हैं तो सिवाय निराशा कुछ हाथ नहीं लगता है। और इसलिए मैंने जीवन में कभी कुछ भी बनने का सपना देखा नहीं था। आज भी कुछ बनने के सपने दिमाग में है ही नहीं, लेकिन कुछ करने के जरूर हैं। और भारत माता की सेवा करना, 125 करोड़ देशवासियों की सेवा करना, इससे बड़ा सपना क्या हो सकता है? वो ही करना है। मैं हिमानी का बहुत आभारी हूं। एक क्वेश्चन है बराक के लिए फ्रॉम ओम प्रकाश।
Om Prakash is studying Sanskrit at JNU. He belongs to Jhunjhunu, Rajasthan. Om Prakash is a convener of Special Center for Sanskrit Studies in JNU. Well, this is a very interesting question. His question is, the youth of the new generation is a global citizen. He's not limited by time or boundaries. In such a situation, what should be the approach by our leadership, governments, as well as societies at large? And I think this is a very important question. You know, when I look at this generation that's coming up, they're exposed to the world in ways that you and I could hardly imagine. They have the world at their fingertips, literally. They can, using their mobile phone, get information and images from all around the world. And that's extraordinarily powerful. And what that means, I think, is that governments and leaders cannot simply try to govern or rule by a top-down strategy, but rather have to reach out to people in an inclusive way and an open way and a transparent way, and engage in a dialogue with citizens about the direction of their country. And you know, one of the great things about India and the United States is we're both open societies, and we have confidence and faith that when citizens have information and there's a vigorous debate, that over time, even though sometimes democracy is frustrating, the best decisions and the most stable societies emerge, and the most prosperous societies emerge, and new ideas are constantly being exchanged. And technology today, I think, facilitates that not just within countries, but across countries. And so I have much greater faith in India and the United States, countries that are open information societies, in being able to succeed and thrive in this new information age, than closed societies that try to control the information that citizens receive. Because ultimately, that's no longer possible. Information will flow inevitably, one way or the other, and you know, we want to make sure that we're fostering a healthy debate and a good conversation between all peoples. जो सवाल बराक को पूछा गया है, ओम प्रकाश चाहते हैं कि मैं भी उस विषय में कुछ कहूं। बहुत ही अच्छा जवाब बराक ने दिया है, बड़ा इंस्पायरिंग है। मैं इतना ही कहूंगा कि एक जमाने में खास करके कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित लोग थे, वे दुनिया में एक आह्वान करते थे और वो कहते थे, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ। ऐसा एक नारा कई दशक तक चलता रहा था। मैं समझता हूं आज की जो युवा की शक्ति है, आज की युवा की जो पहुंच है, इसको देखते हुए मैं यही कहूंगा कि यूथ यूनाइट द वर्ल्ड, युवकों दुनिया को एक करो। मैं समझता हूं उनमें ये ताकत है और वे कर सकते हैं। अगला सवाल है सीए पिकाशु मुथा, ये मुंबई से पूछ रहे हैं और उन्होंने मुझे पूछा है, आप किस अमेरिकन नेता से इंस्पायर्ड है? वैसे जब छोटे थे तो कैनेडी की फोटो दिखा करते थे हिंदुस्तान के अखबारों में, बड़ी इंप्रेसिव थी उनकी पर्सनालिटी। लेकिन आपका सवाल है किसने इंस्पायर किया? मुझे बचपन में पढ़ने का शौक था और मुझे बेंजामिन फ्रैंकलिन का जीवन चरित्र पढ़ने का अवसर मिला था। 1700 साल की समय काल उनका, और वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं थे, लेकिन वो जीवन चरित्र इतना प्रेरक है। एक व्यक्ति अपने जीवन को बदलने के लिए समझदारी पूर्वक कैसे प्रयास करता है, नींद ज्यादा आती है तो नींद कम करने के तरीके क्या हो सकते हैं, ज्यादा खाने का मन करता है तो कम खाने की तरफ जाना है तो कैसे जाना, काम करते करते अपने साथी लोग नाराज होते हैं, उनको लगता है कि देखो ये तो कुछ करते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है, तो इस समस्या का समाधान कैसे करना। ऐसे ऐसे छोटे छोटे विषयों को उन्होंने अपने
बायोग्राफी में लिखा है, और मैं तो हर एक को कहता हूं कि हमने बेंजामिन फ्रैंकलिन के जीवन चरित्र को पढ़ना चाहिए। आज भी मुझे वो प्रेरक देता है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन एक बहुआयामी व्यक्तित्व था उनका। वे राजनीतिज्ञ थे, वो राजनीतिक विचारक थे, वो सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो कूटनीतिक थे, और बहुत सामान्य परिवार से आए थे। पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने आज भी अमेरिका के जीवन पर अपने विचारों की छवि छोड़ी हुई है। मुझे उनका जीवन सचमुच में प्रेरक लगा है, और मैं आपसे भी कहूंगा, आप भी अगर उनका जीवन चरित्र पढ़ोगे, आपको अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसमें से रास्ता दिखाते हैं, और बहुत छोटी छोटी बातों का सहारा लिया है। तो मैं मानता हूं कि जितना मुझे प्रेरणा मिली है, आपको भी मिलेगी। एक क्वेश्चन है बराक के लिए, मोनिका भाटिया ने बराक से सवाल पूछा है। Well, the question is, as leaders of two major economies, what inspires you and makes you smile after a bad day at work? And that's a very good question. I say sometimes that the only problems that come to my desk are the ones that nobody else solves. If they were easy questions, then somebody else would have solved them before they reached me. So there are days when it's tough and frustrating, and that's true in foreign affairs, that's true in domestic affairs. But I tell you what inspires me, and I don't know, Mr. Prime Minister, if you share this view. Almost every day, I meet somebody who tells me, you made a difference in my life. So they'll say, the healthcare law that you passed saved my child who didn't have health insurance, and they were able to get an examination from a physician, and they caught an early tumor, and now he's doing fine. Or they'll say, you helped me save my home during the economic crisis. Or they'll say, I couldn't afford college, and the program you set up has allowed me to go to the university. And sometimes they're thanking you for things that you did 4 or 5 years ago. Sometimes they're thanking you for things you don't even remember, or you're not thinking about that day. But it's a reminder of what you said earlier, which is if you focus on getting things done as opposed to just occupying an office or maintaining power, then the satisfaction that you get is unmatched. And the good thing about service is that anybody can do it. If you're helping somebody else, the satisfaction that you can get from that, I think, exceeds anything else that you can do. And that's usually what makes me inspired to do more and helps get through the challenges and difficulties that we all have. Because obviously we're not the only people with bad days at work. I think everybody knows what it's like to have a bad day at work. You just have to keep on working through it. Eventually, you'll make a difference. सचमुच में बराक ने मन की बात कही है कि हम भी भले किसी पद पर क्यों ना हो, हम भी इंसान हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजें हमें प्रेरणा देती हैं। मेरा भी मन करता है मैं एक घटना मेरे अपने जीवन की बताऊं। मैं जीवन में बहुत वर्षों तक एक प्रकार से परिव्राजक रहा। लोगों के घर में मुझे खाना मिलता था, कोई जो बुलाता था वो मुझे खिलाता था। एक बार एक परिवार मुझे बार बार कहता था कि आप मेरे घर खाना खाने आइए, लेकिन मैं जाता नहीं था। इसलिए नहीं जाता था कि वो बहुत गरीब परिवार था, और मुझे लगता था कि मेरा उनके यहाँ भोजन के लिए जाऊंगा, उन पर बोझ बन जाऊंगा। लेकिन उनका प्यार उतना था, उनका आग्रह इनका था कि आखिरकार मुझे झुकना पड़ा। अब मैं उनके घर भोजन के लिए गया। जब भोजन के लिए हम बैठे, बहुत छोटी सी झोपड़ी जैसी जगह थी, तो उन्होंने मुझे बाजरे की रोटी और दूध दिया। तो उनका छोटा बच्चा उस दूध की ओर देख रहा था। ऐसा लगा कि जैसे इस बच्चे ने कभी दूध देखा नहीं है। तो मैंने तुरंत वो दूध का कटोरा उस बच्चे को दे दिया, और उसने तुरंत पल दो पल में उसको पी लिया। उसके घर के लोग बहुत नाराज हो गए कि इसने दूध क्यों पी लिया। और मैंने अनुभव किया कि उस बच्चे ने शायद
माँ के दूध के सिवाय कभी भी दूध पिया नहीं होगा। और मुझे अच्छा खिलाने के इरादे से वो दूध ले आए थे। इस बात ने मुझे इतनी प्रेरणा दी कि गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति मेरे लिए इतनी चिंता करता है, तो मुझे अपना जीवन ऐसे लोगों के लिए लगा देना चाहिए। तो यही बातें हैं जो प्रेरणा देती हैं। और बराक ने भी बहुत ही एक सामान्य मन को क्या क्या लगता है हमारे सामने बताया है। मैं बराक का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इतना समय दिया। और मन की बात सुनने के लिए मैं देशवासियों का भी आभारी हूं। मैं जानता हूं कि भारत में रेडियो हर घर पहुंचा हुआ है, हर गली पहुंचा हुआ है। और ये रेडियो मन की बात, स्पेशल मन की बात, ये आवाज हमेशा हमेशा गूंजती रहेगी। मुझे एक विचार आया है, मैं आपके सामने रखता हूं। मेरी और बराक के बीच आज जो बात हुई है, इसकी एक ई बुक निकाली जाए। मैं चाहता हूं कि जो मन की बात को ऑर्गेनाइज करते हैं, ई बुक निकालें। और मैं आपसे भी कहता हूं कि आप जो श्रोताओं ने ये मन की बात सुनी है, तो आप भी जरूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। और उसमें से जो बेस्ट 100 विचार मिलेंगे, उसको भी मेरी और बराक की इस किताब के साथ हम जोड़ेंगे और एक ई बुक निकालेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग ट्विटर हो, फेसबुक हो, ऑनलाइन कुछ लिखना चाहते हो, तो आप #YesWeCan इस हैशटैग के साथ हमें लिखिए। एलिमिनेट पॉवर्टी, यस वी कैन। क्वालिटी हेल्थ केयर टू ऑल, यस वी कैन। यूथ एम्पावर्ड विद एजुकेशन, यस वी कैन। जॉब्स फॉर ऑल, यस वी कैन। ग्लोबल पीस एंड प्रोग्रेस, यस वी कैन। मैं चाहता हूं कि इस टैगलाइन के साथ आप भी इस मन की बात सुनने के बाद अपने विचार, अपने अनुभव, अपनी भावना पहुंचाइए। उसमें से जो बेस्ट 100 होगी, उसको हम सिलेक्ट करेंगे और मैंने और बराक ने जो बातें की हैं, उसकी किताब में उसको भी जोड़ देंगे। और मैं मानता हूं सच में ये हम सबके मन की बात बन जाएगी। फिर एक बार बराक का बहुत बहुत आभार, आप सबका भी बहुत बहुत आभार। और 26 जनवरी के इस पावन पर्व पर बराक के यहाँ आना मेरे लिए गर्व की बात है, देश के लिए गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।